ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वेरिकोसील पढ़ रहे हैं। देखिए वेरिकोसील असल में ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ही होता है, ठीक है। लेकिन कैसा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस, बीमार पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। ये कैसा होता है, जो डायलेटेड होता है, ऐसा पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस जो कि डायलेटेड हो और जो कि टॉर्शियस हो, उसको हम वेरिकोसील बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब जो वेरिकोसील है, ठीक है ना। तो देखिए ये डायग्राम, इसमें आपको वेरिकोसील नज़र आ रहा है, ठीक है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस टॉर्शियस और डायलेटेड हुआ पड़ा है, ठीक है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की नॉर्मल लोकेशन क्या होती है, इट इज़ लोकेटेड टेस्टिस के ये पोस्टीरियर होता है और अबव होता है, यानी कि पोस्टीरो सुपीरियर टू द टेस्टिस इसकी पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की लोकेशन होती है। मोस्ट कॉमन ये कहाँ होता है, ऑन द लेफ़्ट साइड टेस्टिस में ये ज़्यादा होता है। याद रखें पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस राइट साइड में ज़्यादा होता है या लेफ़्ट साइड में, कोई पूछे तो आपने लेफ़्ट साइड को प्रेफर करना है। हम थोड़ी देर में इसकी रीजंस भी बताएंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जो रिवर्सिबल एट्रोफी ऑफ टेस्टिस है ये, ठीक है। वेरिकोसील जो है, वेरिकोसील इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल एट्रोफी ऑफ टेस्टिस है। देखें जब हम वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं ना, तो टेस्टिस जो होते हैं वो अपना जो साइज़ दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब देखिए जो वेरिकोसील है वो ज़्यादा कॉमन क्यों है लेफ़्ट साइड पे, इसकी कुछ हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। पहला जो हाइपोथेसिस है वो ये कि लेफ़्ट साइड ऑफ द टेस्टिस जो है वो ड्रेन करता है लेफ़्ट रीनल वेन में एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल पे ड्रेन करता है। फॉर एग्जांपल देखें ये रीनल वेन निकल रही है, ठीक है, ये रीनल वेन निकल रही है, ये किडनी है, ठीक है। तो जो यहाँ से राइट 90 डिग्री के एंगल पे नीचे लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन आती है। लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन को याद रखें, इंटरनल स्पर्मेटिक वेन भी बोलते हैं, लेफ़्ट गोनेडल वेन भी बोलते हैं। इंटरनल स्पर्मेटिक वेन याद रखना, ये MCQ में आता है, ठीक है। अब देखें नीचे आके जब ये टेस्टिस को सप्लाई करती है, ये देखें ये टेस्टिस है हमारा, ठीक है। अब 90 डिग्री एंगल पे ब्लड को पहुंचाना मुश्किल होता है, ठीक है। जब मुश्किल होता है तो ब्लड ऊपर जाते हुए नीचे प्रेशर बिल्ड, अब 90 डिग्री में यहाँ से भी तो ब्लड आ रहा है, तो नीचे प्रेशर बिल्डअप होता है, और ये सिर्फ राइट साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये प्रेशर बिल्ड होता है तो नीचे जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस होता है टेस्टिस के पोस्टीरियर सुपीरियरली, ये फिर टॉर्शियस और डायलेटेड बन जाता है, ठीक है। अब देखिए राइट साइड पे टेस्टिस का सिनेरियो डिफरेंट है। राइट साइड पे ये किडनी है, ठीक है, ये देखें ये इंफीरियर वेना केवा है। राइट साइड ऑफ द टेस्टिस ऐसे जाके एक एक्यूट एंगल पे इंफीरियर वेना केवा में जाता है, राइट साइड वाला टेस्टिस जो रीनल वेन में नहीं जाता, राइट रीनल वेन में, ठीक है। तो इसका सिनेरियो डिफरेंट है, इसका सिनेरियो डिफरेंट है। इसमें प्रेशर बिल्डअप होता है, दूसरा इसमें वॉल्व्स भी नहीं है इस वेन में, तो जिसकी वजह से पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा बनता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि लेफ़्ट टेस्टिकुलर जो वेन है, टेस्टिकुलर वेन बोल दो इसको ना, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्पर्मेटिक वेन, इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्पर्मेटिक वेन कहते हैं इसको। दूसरा है नट क्रैकर फिनोमेना, ठीक है। नट क्रैकर फिनोमेना क्या होता है, देखिए अगर इसी जगह की बात करें ना, तो नट क्रैकर फिनोमेना में यहाँ पीछे क्या आता है, यहाँ ऐसे एओर्टा, ठीक है। एओर्टा से क्या निकलती है, एओर्टा से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब इस जगह में एओर्टा और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच में जो वेसल है, ये वेसल हमारी ये लेफ़्ट रीनल वेन ये कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। जब कंप्रेस हो जाती है ना, तो उसकी वजह से फिर बैकवर्ड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील आ जाती है। तीसरा इसका कॉज जो है कि लेफ़्ट साइड पे वेरिकोसील क्यों होता है, वो ये कि लेफ़्ट इलियक फोसा में होती है ना ये जो वेन है, तो यहाँ पे फिर हमारा सिग्माइड कोलोन भी जा रहा होता है ऐसे, तो जब गट लोडेड गट होती है ना इस जगह में, तो वो कंप्रेस करती है लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन को, जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिकोसील बन जाता है। तो ये 3 फिनोमेनास कौन कौन सी हो गई। फर्स्ट है कि लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन्स इनटू लेफ़्ट रीनल वेन एट अ राइट एंगल, जिसकी वजह से बैकवर्ड प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और वेरिकोसील बन जाता है। इसी दूसरा है नट क्रैकर फिनोमेना, जो कि मैंने बताया एओर्टा से जो आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है।
सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बारे में पूरी डिटेल मेरे उसमें जो है लेक्चर्स में पढ़ी हुई, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। नट क्रैकर फिनोमिना, ठीक है। तीसरा है लोडेड सिग्मॉइड कोलोन, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि फिर लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन को कंप्रेस करती है, ब्लॉक हो जाती है, तो नीचे वेरिकोसील बन जाता है। ठीक है ना। अब देखें ऐसे पेशेंट्स जब जो है ना क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, देखें ऐसे पेशेंट्स वेरिकोसील के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, वो आप देखेंगे कि वो अक्सर टॉल पेशेंट्स होते हैं, थिन पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, एडल्ट्स होते हैं। अब जब ओपीडी में ये आपके पास आते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको कंप्लेन करेंगे कि सर आई हैव डिस्कम्फर्ट इन द स्क्रोटल रीजन, आई हैव अ पाल्पेबल स्वेलिंग, ठीक है। और वो कहेंगे कि जब मैं खड़ा होता हूँ तो वो स्वेलिंग प्रोमिनेंट होती है, जब मैं लाई डाउन करता हूँ तो वो स्वेलिंग डिकम्प्रेस हो जाती है और कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट फिर पेशेंट करता है, खुद देखता है वो, और पेशेंट कहता है कि वो स्वेलिंग ऐसी लगती है जैसे अंदर कीड़े पड़े हों, बेग ऑफ वॉर्म्स जैसी फीलिंग उसको आती है, तो ठीक है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं वेरिकोसील के। वेरिकोसील को मैं वीसी लिखता हूँ जिस तरह मैं हाइड्रोसील को HC लिखता था, ठीक है। ठीक है। अब देखें एक होती है टर्म सस्पिशियस वेरिकोसील। सस्पिशियस वेरिकोसील देखें जनरली 60+ 65 ईयर्स ओल्ड का पेशेंट आपके पास आएगा, आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे स्क्रोटल स्वेलिंग सी है लास्ट 6 मंथ्स से, ठीक है, शॉर्ट हिस्ट्री है, ठीक है। और वो कहता है कि देयर इज़ नो चेंज ऑन लाइंग डाउन, यानी कि अगर पेशेंट लाई भी करे पोजीशन के साथ तो डज नॉट डिकम्प्रेस ऑन लाइंग डाउन। होता क्या है, ऐसे पेशेंट्स को रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। जब रीनल सेल कार्सिनोमा होता है ना, तो क्या होता है आपको पता है, ये हेमेटोजेनसली स्प्रेड करता है। ये रीनल सेल कार्सिनोमा हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है इनका। जब हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है ना, तो ये फिर ट्यूमर थ्रोम्बस जो है, ट्यूमर थ्रोम्बस वो क्या करता है, वो राइट जो रीनल वेन में आता है, राइट नहीं रीनल वेन में आता है। रीनल वेन से फिर क्या करता है ये, जब रीनल वेन में आके डिसलॉज हो जाता है, ये देखिए ये इस तरह जब डेफिनेटली ब्लॉक करेगा ना, लुमेन ब्लॉक करेगा, तो देयर विल बी इम्पेयर्ड ड्रेनेज ऑफ लेफ़्ट गोनेडल वेन, यानी लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन, जिसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर अगेन डायलेटेड टॉर्शियस पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बन जाएगा। इसको हम कहते हैं सस्पिशियस वेरिकोसील, ठीक है। ठीक है ना। तो ये क्या कैसे पहचानेंगे आप सस्पिशियस वेरिकोसील को? पेशेंट नॉर्मली ओल्ड होगा, शॉर्ट हिस्ट्री होगी, और उसके बाद पेशेंट जो स्वेलिंग है इट विल नॉट डिकम्प्रेस ऑन लाइंग डाउन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको सस्पिशियस वेरिकोसील का पता देती हैं। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे याद रखें कि देखें टेस्टिस जो हैं वो कहाँ होती हैं, स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम में क्यों होती हैं? क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज टेम्परेचर होता है, ऑलमोस्ट 2 डिग्री लेस टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है ना। अब जब पेशेंट को वेरिकोसील होता है ना, तो वेरिकोसील देखें जो ये वहाँ पे नेटवर्क ऑफ वेन्स बन जाता है, टॉर्शियस डायलेटेड वेन्स। तो ऐसे केसेस में वहाँ का ना टेम्परेचर बढ़ जाता है, एरिया का टेस्टिकुलर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है ना, तो 2 चीज़ें कम हो जाती हैं। एक मोटिलिटी कम होती है, यानी कि वेरिकोसील से मोटिलिटी इफेक्ट होती है, और वेरिकोसील से स्पर्म काउंट भी इफेक्ट होता है। अब ऐसे पेशेंट्स जो कि आपके पास जिनका बॉर्डर लाइन स्पर्म काउंट होता है, जिनका ठीक है अच्छा स्पर्म काउंट नहीं होता, जिनका बॉर्डर लाइन स्पर्म काउंट होता है, तो उनमें वेरिकोसील अगर हो जाए तो वो फिर क्या कर सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है वेरिकोसील, याद रखें। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू डायग्नोज वेरिकोसील, तो उसमें देखिए आपने 2 किस्म के टेस्ट कराने हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड या फिर वेनोग्राफी। देखिए अगर आपसे एग्जामिनर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे तो डेफिनेटली डॉपलर हम कहेंगे, ठीक है ना। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछे तो हम कहेंगे वेनोग्राफी, क्योंकि देखें ये वेन्स का इशू है, वेन्स के फ्लो का इशू है। तो सिंस इट्स abnormality of the vein, so you will inject the dye and take the radiograph out of it, इसको हम वेनोग्राफी बोलते हैं। फिर क्लासिफिकेशन पूछते हैं, देखें जो सब क्लिनिकल जो वेरिकोसील होती है वो विजिबल भी नहीं होती और
पैल्पेबल भी नहीं होती, इवन आफ्टर वेलसेल्वा मैन्योर वो पैल्पेबल नहीं होती, ठीक है ना। तो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेबल होती है आफ्टर स्पेशल टेस्ट्स, ठीक है। तो जो इसके फिर ग्रेड्स कौन कौन से हैं, देखिए ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 1 में देखें इट इज़ पैल्पेबल आफ्टर वेलसेल्वा मैन्योर, ग्रेड 2 पैल्पेबल एट रेस्ट, ग्रेड 3 विजिबल एंड पैल्पेबल एट रेस्ट, ठीक है ना। देखिए कोई भी पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है ना, कोई भी पेशेंट आता है वेरिकोसील के साथ और वो कहता है कि सर हमें डिस्कम्फर्ट है स्क्रोटल रीजन में, तो ठीक है ना, आपने उसको ट्रीट करना है सर्जिकली, ठीक है ना। देखिए अब आप ट्रीटमेंट इंडिकेशंस क्या हैं वेरिकोसील की सर्जरी के, ठीक है। इंडिकेशंस देखें, अगर डिस्कम्फर्ट हो, इनफर्टिलिटी हो, पुअर टेस्टिकुलर ग्रोथ हो, सीमेन एनालिसिस में डिक्रीज मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, और डिक्रीज स्पर्म काउंट हो, ठीक है ना। और फोर्स रिक्रूटमेंट जैसे आर्मी में हो जाना चाहता हो पेशेंट या फिर पुलिस में जाना हो चाहता हो, तो हम उसको सर्जिकली ट्रीट करते हैं। ये इंडिकेशंस हैं वेरिकोसील सर्जरी के। अब वेरिकोसील करेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखें ये हमारी लेफ़्ट गोनेडल वेन है, ठीक है, लेफ़्ट गोनेडल वेन है, ये पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है और ये टेस्टी से नीचे, ठीक है। अब we can ligate पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस वेरी क्लोज टू द डीप रिंग। देखें यहाँ से ये डीप रिंग से होते हुए फिर सुपरफिशियल रिंग से निकल के टेस्टिस को आती है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी कैन लाइगेट पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस वेरी क्लोज टू द डीप रिंग, इसको कहते हैं हाई इंगोनल लिगामेंट, हाई इंगोनल लाइगेशन ऑफ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं इसको क्या कहते हैं, हाई इंगोनल लाइगेशन ऑफ पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। क्यों हम इसको हाई इंगोनल उस पॉइंट पे लाइगेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिनिमल ब्रांचिंग होती है, ठीक है ना, इस जगह में मिनिमल ब्रांचिंग होती है। दूसरा, वी कैन लाइगेट लेफ्ट गोनेडल वेन, यानी कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन। यहाँ पे देखें हमने पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस को लाइगेट किया है, यहाँ पे हम लेफ्ट गोनेडल वेन को लाइगेट करेंगे इन द रेट्रोपेरिटोनियम, इसको ना पलोमोज ऑपरेशन कहते हैं। लेफ्ट रीनल वेन को ना हाई अप रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में हम लाइगेट करते हैं, इसको पलोमोज ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, वी कैन लाइगेट द टॉर्शियस पेम्पिनिफॉर्म। अब देखें फिर पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस को हम लाइगेट करते हैं इंडिविजुअली इन द सब इंगोइनल रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस है ना, करीब से देखें यहाँ पे ये प्लेक्सस को हम लाइगेट, फिर इसको लाइगेट इंडिविजुअली हम लाइगेट करते हैं इनको, ठीक है ना। कहाँ लाइगेट करते हैं, इन द सब इंगोइनल रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर सब इंगोइनल लाइगेशन बोलते हैं। इसके बेस्ट रिजल्ट होते हैं, याद रखें, बेस्ट रिजल्ट पूछें तो इसके माइक्रोवेस्कुलर जो लाइगेशन है ना, इसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगर कोई कहे आपने जो है लेफ़्ट गैस्ट्रिक ये लेफ़्ट गोनेडल वेन को लाइगेट किया या फिर आपने पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन्स को लाइगेट किया, ठीक है, तो उस टेस्टिकुलर ड्रेनेज होगी कैसे, तो उसका आंसर ये है कि टेस्टिकुलर ड्रेनेज फिर अल्टरनेट पाथवे क्या है उसके लिए, क्रीमेस्टेरिक वेन्स के थ्रू जाती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्मेटोसील के बारे में। स्पर्मेटोसील देखें, करीब से देखें तो यहाँ पे आपको एक सिस्ट नज़र आएगी, ठीक है ना, टेस्टिस के अबव एंड पोस्टीरियरली ये सिस्ट नज़र आएगी। ये सिस्ट जो है यूनिलोकुलर रिटेंशन सिस्ट होती है, ठीक है ना। अब इन रिलेशन टू द स्पर्म कंडक्टिंग मैकेनिज्म्स ऑफ एपिडिडिमिस ये सिस्ट होती है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोसील क्या होती है, ये एक यूनिलोक्यूलर रिटेंशन सिस्ट होती है, ठीक है, इन रिलेशन टू द स्पर्म कंडक्टिंग मैकेनिज्म्स ऑफ एपिडिडिमिस होती है, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, अबव एंड बिहाइंड इन रिलेशन टू अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, अपर पोल ऑफ द टेस्टिस के अबव एंड बिहाइंड होती है ये रिटेंशन सिस्ट। और अब देखें इसके स्पर्मेटोसील के जो इसमें क्या होता है, अगर इन रिलेशन टू स्पर्म कंडक्टिंग मैकेनिज्म्स है तो इसमें क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ होगा। अगर ऐसी स्पर्मेटोसील को आप एस्पिरेट करेंगे ना, एस्पायरेशन करेंगे तो आपको बार्ले वाटर अपीयरेंस जैसी फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो स्पर्मेटोसील के पेशेंट को अगर टेस्टिस पैल्पेट करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्वेलिंग। वो स्वेलिंग कहाँ मिलेगी, इन रिलेशन टू द टेस्टिस, कहाँ,
अबव एंड बिहाइंड द टेस्टिस मिलेगी। ये स्वेलिंग जो होती है वो सॉफ्टर मिलेगी आपको, ये स्वेलिंग लेक्सर मिलेगी। अगर आप ऐसे पेशेंट्स की ट्रांस एलिमिनेशन करेंगे तो वो ट्रांस एलिमिनेशन भी पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट की देखें, अगर तो स्पर्मेटोसील स्मॉल है क्या होगा, अगर स्पर्मेटोसील लार्ज है तो क्या होगा। अगर स्पर्मेटोसील स्मॉल है तो आप सर्जरी नहीं करेंगे उसकी, बल्कि ऑब्जर्वेशन रखेंगे, ठीक है। अगर स्पर्मेटोसील लार्ज है तो उसकी एस्पायरेट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे उसको, ठीक है ना। देखिए एक और सिस्ट होती है जिसको एपिडिडिमल सिस्ट बोलते हैं। देखिए एपिडिडिमल सिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें चाइनीज़ लैंटर्न पैटर्न इज सीन इन एपिडिडिमल सिस्ट, बस इसके बारे में इतना याद रखें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फोरनियर्स गैंग्रीन। देखें फोरनियर्स गैंग्रीन को मैं फोरनियर्स गैंग्रीन लिखता हूँ, इसको इडियोपैथिक स्क्रोटल गैंग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये स्क्रोटल गैंग्रीन हुई पड़ी है, बिल्कुल गैंग्रीनस इनका स्क्रोटम है, ठीक है। अब देखें इडियोपैथिक स्क्रोटल गैंग्रीन कहते हैं इसको। इशियोलॉजी इसकी अननोन, इडियोपैथिक मतलब इशियोलॉजी जिसकी अननोन हो उसको हम क्या कहते हैं, इडियोपैथिक, ठीक है ना। अच्छा, फोरनियर्स गैंग्रीन का एब्रप्ट ऑनसेट होता है, ठीक है ना। क्या आपने कभी नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ द लोअर लिम्ब देखी है, ठीक है ना। फोरनियर गैंग्रीन इज़ वेरी सिमिलर टू द नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ द लोअर लिम्ब, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ द, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ऑफ द स्क्रोटल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ये जो है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के टर्म को आप ब्रेक डाउन करें तो इसमें क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यूज टिल डीप फेशिया, इसको नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व कौन से होते हैं इसमें, स्किन इन्वॉल्व होती है, सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया इन्वॉल्व होते हैं। बिलो डीप फेशिया इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। याद रखें फोरनियर्स गैंग्रीन जो है वो एक पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। क्या है, पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन को मैं PMI लिखता हूँ। पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन का क्या मतलब, इसमें एरोब्स भी होंगे, इसमें एनेरोब्स भी होंगे। तो देखें फोरनियर्स गैंग्रीन की दो चीज़ें, पोली माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है इसमें और दूसरा एब्रप्ट ऑनसेट होता है, ठीक है ना। अब देखें ये क्यों ऐसा होता है, पता है, क्योंकि इसमें ओब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस हो जाती है। ओब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस होती है तो फिर क्या होता है, नेक्रोसिस ऑफ द स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से डीपर टिश्यूज इन्वॉल्व नहीं होते। अब इस एरिया में पेरिनियल रीजन में डीपर टिश्यूज कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कॉर्पोरा कैवर्नोजा और कॉर्पोरा स्पंजियोजम में फिर यूरिथ्रा होता है, टेस्टीज, उसके बाद एपिडिडिमिस वास डिफरेंस, ये सारे फोरनियर्स गैंग्रीन में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, ठीक है ना। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स स्पेयर्ड इन फोरनियर्स गैंग्रीन, आपने इन चीज़ों का नाम लिखना है, वास डिफरेंस, एपिडिडिमिस, टेस्टिस, यूरिथ्रा, कॉर्पोरा स्पंजियोजा, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है। अब देखें जब आपको पोली माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन है, ठीक है, ये हो पेशेंट को और क्या हो, एब्रप्ट ऑनसेट होने की वजह से क्या होता है, ओब्लिटराइटिस एंड आर्ट्राइटिस, ओब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस, ये भी एक MCQ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन, एब्रप्ट ऑनसेट की वजह से ओब्लिटरेटिव एंडार्ट्राइटिस, नेक्रोसिस ऑफ स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर स्पेयर्ड कौन सी चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखें कि जो फोरनियर्स गैंग्रीन की एग्जैक्ट इशियोलॉजी तो अननोन है, लेकिन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स PDF इसमें कुछ हैं। वो ये है कि कुछ पेशेंट्स की डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से होती है मोस्टली, और कुछ पेशेंट फिर हिस्ट्री ऑफ एनल इन्फेक्शन बताते हैं, कुछ पेशेंट्स हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन बताते हैं, और कुछ पेशेंट्स फिर इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट, IC इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में होते हैं। तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं फोरनियर्स गैंग्रीन के।
ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट्स की फोरनियस गैंग्रीन के पेशेंट्स की टिपिकल एक हिस्ट्री होती है। वो क्या कहेगा, पेशेंट कहेगा कि सर मुझे पेरियानल रीजन में इचिंग हो रही थी, तो मैंने स्क्रैच किया वो एरिया, उसके बाद वो एरिया रेड हो गया और उसके बाद पर्पल हो गया, ठीक है। उसके बाद पर्पल से ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो गई, ठीक है ना। इस तरह, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री बताएगा, वहाँ पे स्क्रैच किया था, रेडनेस हुई थी और फिर पर्पल एंड ब्लैकिश डिस्कलरेशन हुई थी, ये बोलेगा, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स की टिपिकल ऑर्डर होती है जिसको फेटिड ऑर्डर बोलते हैं, और टिपिकल डिस्चार्ज होता है वहाँ से, वो है डिश वाटर लाइक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ठीक है ना। देखिए, ऐसे पेशेंट्स जब भी आपके पास इमरजेंसी में आते हैं तो वो वेरी सिक होते हैं, सिक लुकिंग होते हैं, सीवियर पेन होता है उनको पेरिनियल रीजन में, और क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर उनको होगा, ठीक है, और मार्क्ड सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी के साथ ये आपके पास आते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब भी आएंगे इमरजेंसी में, रिसस्टेट करना है उनको, फ्लूइड्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स, और फिर नेक्रोज स्किन को हमने क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट करनी है, ठीक है। ठीक है ना। तो एक्सरसाइज एंड डिब्राइडमेंट, देखें, एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट करेंगे हम इस केस में, और ऑल द नेक्रोज्ड स्किन को हम निकाल लेंगे, हम एक्सपोज करेंगे टेस्टिस को, और कोकोनट ड्रेसिंग हम करते हैं, ठीक है ना, ताकि जब कंडीशन इम्प्रूव हो पेशेंट को तो फिर हम वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट लगा सकें। देखिए, फोरनियस गैंग्रीन जो है, फोरनियस गैंग्रीन अगर टाइमली इंटरवीन ना किया जाए, डॉक्टर के पास ना लेके जाया जाए, तो मोर्टेलिटी रेट MR जो होता है ऑलमोस्ट 75% तक जा सकता है। रेंज ऑफ मोर्टेलिटी रेट जो है 7 से 75% है, और ऑन एवरेज जो मोर्टेलिटी रेट है वो 20% है, ठीक है। देखें, 20%। कोई भी फोरनियस गैंग्रीन का पेशेंट आपके पास आता है तो आपने उसको एवरेज मोर्टेलिटी ज़रूर बतानी है 20% वाली, ठीक है ना। और रेंज इसकी 7 to 7.75%, और अगर टाइमली इंटरवेंशन ना किया जाए तो ये 75 हाई मोर्टेलिटी रेट है इसका।